औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम KCL और KVL के ऊपर मबनी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इस सर्किट के लिए एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि दो बरक़ी खाने हैं जो मुतवाज़ी जोड़े गए 7 और 13 वोल्ट के, और इनके अंदरूनी मज़ाहमतें 1 और 2 ओम हैं। पर इस मुतवाज़ी जोड़ से एक बरक़ी खाना एक मज़ाहमत 12 ओम की जोड़ी गई। हमारा मकसद है इस ब्रांच से गुज़रने वाली तमाम बरक़ी रों को मालूम करना, और जब बरक़ी रो मालूम हो जाए तो अब इस मज़ाहमत के सिरों का तफ़ावत ख्वाह भी हम मालूम कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे बंदौर। इसमें 3 बंदौर आते हैं, A B C D E F A, फिर A B C F A और F C D E F। ये 3 बंदौर हैं। इन 3 बंदौर के लिए 3 मसावत हमको यहाँ पर मिल रही है। सबसे पहले बंदौर की बात करेंगे और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, किरचॉफ का क़वानीन का इस्तेमाल करेंगे। जब ये शक्ल बनती है, इस शक्ल में बरक़ी रो की सिमत हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जो चाहे बना ले। सिमत के बाद अगर बरक़ी रो माइनस जवाब में आती है तो सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि हमने जो सिमत ली थी वो और दौर से गुजरने वाली जो असल सिमत थी, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थी। यानी हमको सिमत को सिर्फ उलट देना है और कुछ नहीं। बहरहाल हम 2 बरक़ी खाने हैं तो 2 बरक़ी रोवों को ले रहे हैं, एक E1 और एक E2, तो एक I1 और एक I2। मुस्बत से निकलती हुई ये भी और मुस्बत से निकलती हुई वो दूसरी भी। तो ये जो बरक़ी खाने का जो बड़ी खड़ी लकीर जो बताते हैं मुस्बत के लिए, और ये मनफी सिरा। तो इस तरह से मुस्बत से निकलती हुई ये बरक़ी रो I1 और ये I2 जब वो F पर पहुंचेंगी तो फिर वो जाएंगे I1 प्लस I2 बनकर इधर, फिर यहाँ से डिवाइड हो जाएंगी, ऊपर जाएगी I1 और इधर जाएगी I2। इस तरह से हम यहाँ पर जो है बरक़ी रो के सिमत को तय करके फिर अपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ की तरफ आते हैं। देखिए ABCFA ABC, ठीक है, पहले ये देखेंगे ABCDEFA, ये पहला बंदौर, और इसमें हम A से जा रहे हैं B की तरफ। A से B की तरफ जब जाते हैं हम एक तरफ लिखते हैं हम क़ुव्वत मोहरे के बर्क़ और दूसरी तरफ लिखते हैं हम मज़ाहमत और उनका हासिल ज़रब। और बस इतना ध्यान देना है कि जहाँ क़ुव्वत मोहरे के बर्क़ आया उसको मसावी के दूसरी तरफ लिखना है, और जहाँ पर रो और मज़ाहमत का हासिल ज़रब आया उसको मसावत के एक तरफ लिखना है। बस इतना ख्याल रखें। साथ ही साथ जिस सिमत में हम जा रहे हैं, हमारी ट्रेस करने की सिमत ABC देने के क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए हम जा रहे हैं A से B की तरफ, तो हमको एक बरक़ी खाना मिलता है और उसकी सिमत भी उल्टी है, यानी हम जिधर जा रहे हैं उसकी उल्टी सिमत में वो रो गुजर रही है, लिहाजा -7। ये देखिए -7 इज इक्वल टू के एक तरफ लिखिए, और दूसरी तरफ 1 ओम की मज़ाहमत है, इससे भी I1 रो गुजर रही है, और जाहिर है कि हम जा रहे हैं A से B और इस मज़ाहमत से रो गुजर रही है B से A, लिहाजा ये भी हासिल ज़रब मनफी होगा -I1 इंटू 1, -I1 इंटू 1 यानी कि -I1। फिर उसके बाद अब B से D तक कुछ नहीं है, D से जब E की तरफ जा रहे हैं तो हम I1 प्लस I2 जो रो है वो इस मज़ाहमत से गुजरती है। तो कितनी मज़ाहमत है, 12। कितनी रो है, I1 प्लस I2, दोनों का ज़रब होगा और अलामत लगेगी मनफी। क्यों? क्योंकि बरक़ी रो D से E की तरफ, बरक़ी रो E से D की तरफ और रो और हमारी जो ट्रेस करने की सिमत है वो D से E की तरफ है, लिहाजा यहाँ पर भी क्या होगा, -12 I1 प्लस I2। ये हो गया। अब चूंकि सभी माइनस है तो मनफी से ज़रब दे दो ताकि मनफी का मसला ख़त्म हो जाए, तो सभी मुस्बत हो जाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसमें फिर ये 12 से अंदर ज़रब दे दिए तो 12 से जब अंदर ज़रब दिए तो 12I1 प्लस 12I2, और ये जो I1 वाली है तो 13 ये जो 13I1 हो गया प्लस 12I2 इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम बंदौर लेते हैं ABCFA। ABCFA, जाहिर है कि हर बार हमको क्लॉकवाइज ही ट्रेस करना है। AB फिर वही बात, -I1
और -7, ठीक है। ए से बी जाते वक्त ये दोनों मिल रहे हैं, ये -7 यहाँ लिखा गया और -i1 × 1 ये इधर लिखा गया। उसके बाद अब हम जाते हैं बी से सी, कुछ नहीं है, सी से एफ, फिर यहाँ पर हमको एक मज़ाहमत मिलती है 2 ओम। इस मज़ाहमत से I2 रो गुजरती है और ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि हम भी सी से एफ और रो भी सी से एफ जा रही है। तो ये क्या हुआ फिर 2I2, ये हो गया +2I2। और उसके बाद ये जो बरक़ी खाना है, जाहिर है कि ये भी करंट उसी सिम्त में गुजार रहा है जिस सिम्त में हम जा रहे हैं, लिहाजा +13। ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिए तो ये दोनों का फ़र्क 6 आ गया और यहाँ पर हो गया क्या, -i1 + 2I2 = 6, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 ये हमको मिलेगी नीचे वाले से, यानी कि FCDEF में। फिर यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है हमारा और बरक़ी खाने और मज़ाहमत का हासिल ज़रब, इसलिए यहाँ पर -13 आएगा, -13 आएगा क्योंकि F से C हम जा रहे हैं और रो उससे गुजरती है C से F की डायरेक्शन में, तो ये हो गया -13। उसके बाद 2 ओम की मज़ाहमत है, रो की सिम्त उल्टी है, -2I2। फिर उसके बाद C से D कुछ नहीं है, D से E, D से E में फिर उल्टी डायरेक्शन हो रही है, रो की डायरेक्शन जो है वो किधर हो रही है, E से D, और हम आ रहे हैं D से E की तरफ, लिहाजा -12I1 + I2 = -13। तो पहले से ही हमने लिख दिया था, यहाँ भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर इक्वेशन नंबर 3 आया। अब ये 3 इक्वेशन आने के बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखें कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये I1 को इधर भेजे तो प्लस हो गया और ये 6 को इधर भेज दिए तो माइनस हो गया, तो 2I2 - 6 = I1, इक्वेशन नंबर 4। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है। अब ये जो I1 की कीमत है ये हम कहाँ रख रहे हैं, मसावत नंबर 1 में। ये हमारी मसावत नंबर 1 हम असल में सॉल्व कर रहे हैं, लिहाजा 13I1 × I1 + 12I2 हो रहा क्या है कि यहाँ के I2 की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये भी टर्म I2 वाली बनेगी, ये भी I2 वाली बनेगी, इन्हें एक ही वेरिएबल रहेगा तो हमको उसकी कीमत मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया 2I2 - 6, ये कीमत यहाँ आ गई I1 की जगह, प्लस 12I2 = 7। फिर हम इसको 13 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, इसमें ये 26 और ये 12 ये और कॉमन निकाले तो I2 -78 उधर जाके +78, ये 85 और ये 38, I2 = 85/38 और I2 = 2.237 एम्पियर। देखिए मैंने इसको लास्ट में खास तौर पे रेड से लिखा हूँ क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, कैलकुलेशन का जवाब तो लिखते हैं लेकिन उसकी इकाई भूल जाते हैं और वो भूलने से आपके मार्क कट जाते हैं जवाब सही होने के बावजूद। इस तरह आपको ज़रूरी है कि इकाई भी लिखिए। ये I2 मिल गया, अब यही कीमत आप I2 की जब मसावत नंबर 4 में रख देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको I1 की वैल्यू मिलेगी। अब ये I1 की वैल्यू देखिए आप माइनस आ रही, ये माइनस वैल्यू ये बता रही है कि हमने जो I1 की डायरेक्शन ली थी वो कैसी थी, I1 की डायरेक्शन थी B से A की तरफ, लेकिन एक्चुअली I1 की डायरेक्शन इसके उल्टी जाती है। ऐसे जाहिर हो रहा है हमारे इस आने वाले जवाब से। ये आ गया I1, ये आ गया I2, दोनों का मजमुआ I होता है। ये जो I है I1 + I2 जो इस मज़ाहमत से गुजरती है वो I = I1 + I2। मैंने I2 + I1 इसलिए लिखा कि I2 बड़ा है और I1 माइनस छोटा है, तो दोनों के फ़र्क आ रहा है, यहाँ माइनस में है और ये प्लस में, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हूँ। तो ये दोनों का फ़र्क इतना आ गया, फिर एम्पर में जवाब। अब ये हो गया इस 12 ओम की मज़ाहमत से गुजरने वाली बरक़ी रो। अब यहाँ पर हमको सिर्फ मालूम क्या करना है, इसके सिरों का तफावत ख़्वाह ओम का कानून इस्तेमाल किया, V = R × I, 12 × 0.711 और वो आ गया जवाब 8.532 वोल्ट। इस तरह से हम यहाँ पर हमारे जवाब तक पहुँच गए हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक दौर दिया हुआ है, इसमें बरक़ी खाने दी गए हैं और उनके
वोल्टेजेस दिए गए हैं, अंदरूनी मज़ाहमत दी नहीं गई, इसका मतलब ये सिरों के तफावत ख्वाह हैं, यहाँ पर यह अंदरूनी मज़ाहमत को नज़रअंदाज किया गया है। जो भी हो, इस सवाल में 2 बरक़ी खाने हैं 5 और 10 वोल्ट के, 3 मज़ाहमतें हैं 2-4 ओम के। अब इस शक्ल पर आप जो बरक़ी रो की सिमतें हैं वो उन्होंने नहीं दी थी, वो हमने बनाई हैं। कैसे बनाई हैं? तो मैंने इससे पहले भी आपसे कहा, फिर से एक बार कह रहा हूँ, बरक़ी खाने के मुस्बत सिरे से बरक़ी रो को निकलती हुई बताएं। जितने बरक़ी खाने होंगे उतनी रो के पहले नाम दे दें। जैसे कि पहला बरक़ी खाना है 5 वोल्ट का, इस बरक़ी खाने को आप E1 कह सकते हैं और इस बरक़ी खाने को आप E2 कह सकते हैं। अब देखिए कि ये बरक़ी खाने से निकलने वाली रो को I1 और इस बरक़ी खाने के मुस्बत सिरे से निकलने वाली बरक़ी रो को I2, ये हम पहले से डिसाइड कर लें, हमेशा तय कर लें कि बरक़ी खाने के मुस्बत सिरे से ही बरक़ी रो निकलती है। बाद में जो भी आएंगे जवाब, वो नेगेटिव पॉजिटिव, उसके हिसाब से सिम बदलेगी, वो अलग बात। अब देखिए, वहां से I1 और यहां से I2, ये I1 और ये यहां से निकला ये I2। जाहिर है कि जो दौर बंद होता है उस तरफ फिर I1 अगर बरक़ी रो उससे निकली है तो उसकी तरफ भी I1 ही रो जाएगी, तो इधर भी I2 रो जाएगी और इधर से ऊपर I1 जाएगी, क्योंकि इधर से I1 निकल रही थी तो उसकी तरफ भी I1 ही जाएगी। होगा क्या कि ये इधर जा रही है, I2 इधर से निकल के पहुंचा F पर और I1 F से निकल के गया बरक़ी खाने E1 की तरफ। अब आपको I3 जो फर्ज करना है, चाहो तो उसे F से C की तरफ बता दो, चाहे तो उसको C से F की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जवाब आते वक्त या तो निगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। आपने जो सिमत ली उसके हिसाब से अगर जवाब पॉजिटिव आया तो आपने ली हुई सिमत सही थी, अगर वो जवाब निगेटिव आया तो आपकी ली हुई सिमत के वो उल्टा है। बहरहाल मैंने तो यहाँ पर F से C की तरफ ले लिया I3 को, यानी I3 इस जंक्शन की अगर हम बात करें तो I3 और I2 ये जंक्शन, I3 और I1 ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं और I2 जंक्शन की तरफ जा रहा है। इस हिसाब से हमने किरचॉफ्स करंट लॉ उस जंक्शन को जब इस्तेमाल किया तो I2 को मुस्बत लिया क्योंकि वो जंक्शन की तरफ जा रहा है, और I1 और I2 को निगेटिव लिया क्योंकि वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। इस तरह इनका मजमुआ कितना हुआ? 0। ये हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ के मुताबिक। इसके ऊपर से इसको रीअरेंज करेंगे तो I2 = I1 + I3। इक्वेशन नंबर 1 ये हमको मिला KCL, जो कि जंक्शन हमने किस जंक्शन पर, F इस जंक्शन को इस्तेमाल किया हमने, और वहां पर उसकी वजह से हमको ये किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने से मिल गई। बात आई अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने की। 3 बंद दौर हैं, 3 मसावत हम हासिल करेंगे, 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं या 3 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशन के जरिए हमको वो मिल जाएंगे। बहरहाल अब यहाँ पर बात अगर हम करेंगे बंद दौर की, पहला बंद दौर ABCDEFA बंद दौर ले लीजिए। आप क्या करें, पहले जितने मज़ाहमत और रो आती है उनके हासिल ज़रब लिख दें इक्वल टू, फिर उसी बंद दौर में और एक बार चलें और देख लें कि जो बरक़ी खाने आ रहे हैं उनको दूसरी तरफ लिख दें। जैसे हम यहाँ पर शुरू करेंगे A से B तो बरक़ी खाना है, B से C कुछ नहीं है, C से D 4 ओम की मज़ाहमत है, I2 रो गुजरती है और वो रो पॉजिटिव ली जाएगी 4I2। उसके बाद D से E छोड़ दीजिए, E से F छोड़ दीजिए, F से A में I1 है जो 4 ओम से गुजर रही है वो भी पॉजिटिव प्लस I1 इज इक्वल टू A से B में जो बरक़ी खाना था वो पॉजिटिव और D से E में जो बरक़ी खाना था वो भी पॉजिटिव। इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। फिर दूसरा बंद दौर इस्तेमाल किया और दूसरे बंद दौर में फिर हम वही करेंगे, A से B को फिलहाल छोड़ेंगे, B से C कुछ नहीं है, C से F जब जा रहे हैं तो I3 निगेटिव मिल रहा है, -3 या -I3 या आप 3 F से A जाएंगे तो प्लस मिलेगा, प्लस I1 4I1 और इज इक्वल टू A से B में जो बरक़ी खाना पॉजिटिव होना था हमारे हिसाब से,
इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह जो नीचे का जो बंदौर है FCDEF, इस बंदौर में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे क्या, C से F से C जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, इसलिए प्लस यानी कि 3 इंटू I3। उसके बाद C से D में 4 इंटू I2, ये भी प्लस, इज इक्वल टू इधर 10 वोल्ट भी हमारे सेम डायरेक्शन में, इसलिए 10, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि हमको एक मसावत I2 के साथ I3 मिली, एक I1 के साथ I3 मिली और एक I1 और I2 के साथ मिली। तो हमको क्या करना है, कोई एक मसावत ऐसी लेना है जिसमें I3 के साथ 2 इक्वेशन हो। तो एक तो I3 के साथ हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है और एक I3 के साथ हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम किसी एक मसावत को कन्वर्ट कर लेंगे, या तो इसको I2 में बदलेंगे या इसको I1 में बदलेंगे। तो अब हमारे पास चूंकि I2 की कीमत है, समझे ना, हमारे पास चूंकि I2 की कीमत है तो वो हम क्या करेंगे, I2 की कीमत कहां पर है, इक्वेशन नंबर 1 से है, तो ये I2 की कीमत हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जो I3 और I1 से होगी, क्योंकि I2 की वैल्यू हमने रख दी तो I2 कन्वर्ट हो गया I1 में। लिहाजा हम क्या करेंगे, यानी आपको ये समझना चाहिए कि ये जो हमारे पास I2 है, ये वैल्यू जब हम I2 की यहां पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो होगा क्या कि ये इक्वेशन, एक और इक्वेशन मिलेगी जो हमको I2 के बजाय I1 में मिलेगी। इस तरह I1 वाली हमारे पास 2 इक्वेशन रह जाएंगे, एक इक्वेशन नंबर 3 और एक नई आइसो इक्वेशन नंबर 5। चलिए, तो हम क्या करें, मसावत 1 से I2 की कीमत 4 में रखेंगे। 4 में जैसे ही आप रखेंगे, 4 क्या है, 3I3 प्लस 4 और I2 की जगह पर I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 10। 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 4I3 और 3I3 7I3 हो गया, प्लस 4I1 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 5 मिल गई। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों में वेरिएबल I3 और I1 है, लिहाजा हम इनको ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये किसी एक कीमत को 0 कर देंगे। उसके लिए हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में प्लस 4I1 है और इक्वेशन नंबर 5 में भी प्लस 4I1 है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, फर्क ले लें, तो 4I1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी I1 खत्म हो जाएगा। जब मसावत में से I1 चला जाएगा तो अकेला I3 बचेगा, जिसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 और 5 का फर्क ले रहे हैं। फर्क का मतलब क्या है, मैंने मसावत नंबर 5 पहले लिखी और मसावत नंबर 3 को, फर्क का मतलब यह है कि साइन चेंज करें, अलामत बदल दें, जो मुस्बत है वो मनफी कर दें, जो मनफी है वो मुस्बत कर दें। ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो भी माइनस हो गया। फर्क लेने का मतलब ये दोनों 0 हो गए। अब बचा सिर्फ 10I3 इज इक्वल टू इन दोनों का फर्क 5I3, 5/10 इज इक्वल टू 1/2। ये एक्चुअली 1/2 होता है और 1/2 का मतलब ही होता है 0.5 एम्पियर। लिखना ना भूले, ये एक करंट हमको मिल गया। अब हम अगर I3 मालूम कर लिए, अब I1 अगर मालूम कर लेते हैं तो I2 उन दोनों का मजमुआ होगा। I3 की कीमत मसावत नंबर 3 में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I1 मिलेगा। चलिए, -3I3 प्लस 4I1 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 5। ये 5 थी, अब 15 माइनस साइन के साथ, -1.5 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4I1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1.5, ये 6.5 हो गया। I इज इक्वल टू 6.5/4, यानी I1 आ गया आपको 1.625 एम्पियर। जाहिर है कि ये कीमत हम मसावत नंबर जब 1 में रखेंगे तो I2 इज इक्वल टू 1.625 प्लस 0.5 यानी 2.125 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया हो। अब आइए तीसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर
ये जो हम सवाल ले रहे हैं, इस सवाल को इनफाइनाइट लाइडर नेटवर्क भी कहा जाता है। इनफाइनाइट लाइडर नेटवर्क का मतलब लामहदूद जो है दौर, एक जैसे दौर को लामहदूद मरतबा दोहराया जाता है और उसकी मुमासिल मज़ाहिमत को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मालूम किया जाता है। तो हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी एक सवाल इस तरह का है। उसके लिए एक जनरल मैं इक्वेशन यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम उस सवाल की तरफ जाएंगे और फिर वो कीमत यहाँ पर रख के हम अपने जवाब तक पहुँचेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग कलर्स इस्तेमाल इसलिए किए हैं क्योंकि एक जैसा ही दौर बार बार दोहराया गया है और आगे डैश डैश का मतलब है कि ऐसा ये लामहदूद मरतबा जोड़ा गया है। अब ये जो इनफाइनाइट टाइम से इसको जब जोड़ा गया है तो इसमें ख़ास बात क्या है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो उसको मैंने क्या किया, अलग अलग कलर्स में जाहिर किया कि ये एक यूनिट है और ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने एक यूनिट को रेड से, फिर एक यूनिट को ब्लू से, फिर एक यूनिट को ब्लैक से, इस तरह से मैंने अलग अलग 3 कलर्स में बताने का मकसद ये था कि एक ही तरह की चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो ये जो लामहदूद मरतबा, ये यूनिट या ये जो इकाई है, यानी कि ये रेड वाली इतनी इकाई, ये बार बार रिपीट हो रही है, एक के बाद एक जोड़ी गई है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम इस तरह लें कि जब हम इसका इक्विवेलेंट मालूम करना चाहें तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये बताऊं कि इसको छोड़ दीजिए, इस पहले को छोड़ दीजिए, अब जो बचा हुआ है इसका कितना होगा। तो जाहिर है कि ये कम हो जाने के बावजूद जो बचा हुआ है वो कितना होगा, फिर इन्फिनिटी। यानी इसकी एग्जाम्पल ऐसे है जैसे समंदर से अगर आप एक लोटा पानी निकाल दें, समंदर से एक लोटा पानी निकाल दें तो जो बच गया वो क्या है, जो रह गया वो समंदर है, फिर से समंदर ही है। लिहाजा हम यहाँ पर ये एक लोटा जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एक लोटा है और ये समंदर है। तो लिहाजा जो कुछ भी है उसको हम आर इक्विवेलेंट कहेंगे। फर्ज कर लेंगे कि इसको छोड़कर जो कुछ है वो भी आर इक्विवेलेंट है। अब क्या हुआ कि आर इक्विवेलेंट और R2 ये एक दूसरे के मुतवाजी आ गए। ठीक है, यानी मैंने पहली इकाई को बनाया और बाकी के तमाम जो हैं वो भी एक इन्फिनिटी है। समझ फर्ज कर लेते हैं कि उन तमाम का भी कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट। इन सब का भी कितना आएगा, ए और बी के अक्रॉस का हमको जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है, तो वो भी कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। लिहाजा एक कम करो या एक इसमें ज्यादा कर दो, सबका मिला के कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट। लिहाजा ए और बी के बीच में कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पर, मैंने इसलिए अभी इसको नहीं लिखा हूँ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको छोड़कर भी जो है वो भी लामहदूद इकाइयाँ जोड़ी गई हैं और उन लामहदूद का फर्ज कर लेते हैं कि महासिल मज़ाहिमत आर इक्विवेलेंट आता है। और अगर हम इसको इसमें शामिल भी कर लेते हैं तब भी वो कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट। लिहाजा ये जो आर इक्विवेलेंट है, ये आर इक्विवेलेंट किसके मसावी है, ये R1 और ये R2 और इस R2 के मुतवाजी जोड़ी गई इकाइयों का, लामहदूद मरतबा जोड़ी गई इकाइयों का मुमासिल यानी कि आर इक्विवेलेंट। तो ये सब मिलकर कितना बनने वाला है, वो भी आर इक्विवेलेंट। बस ये समझ लेना, ये अगर समझ में आ जाए तो आगे तो सभी चीज़ें आसान है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये एक लामहदूद नेटवर्क है जो एक जैसी इकाइयों को रिपीट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। हम उसमें की एक इकाई को माइनस कर ले तो बचा हुआ भी लामहदूद होगा। इसमें से एक इकाई को थोड़ी देर के लिए बाजू कर ले, जिसकी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एक लोटा समंदर से हटा लिया जाए तब भी वो समंदर ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। यानी कि जो उसका मुमासिल पहले आता था वही अब भी आएगा। यानी मैंने इसको हटा लिया, ये जो रेड है इसको मैंने हटा लिया, तो बचा हुआ जो पूरा पोर्शन है उसका भी मुमासिल कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। और वो किसके मुतवाजी है, R2 के मुतवाजी है। लिहाजा R2 और R इक्विवेलेंट ये एक दूसरे के मुतवाजी हैं और उसके मजमुए में, उसके सीरीज में R1 है। और जाहिर है कि इनका जो जवाब आने वाला है वो भी कितना आने वाला है, R इक्विवेलेंट। बस ये बात हमको यहाँ पर समझनी है क्योंकि ये एक लामहदूद नेटवर्क है। अब R इक्विवेलेंट और R2 का मुतवाजी क्या होता है,
तो 1/R2 प्लस 1/R इक्विवेलेंट, और उसको सॉल्व करेंगे तो वो R2 R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R2 प्लस R इक्विवेलेंट होगा। फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका ज़रब R1 के साथ होगा, R1 इंटू R2 प्लस R इक्विवेलेंट, और प्लस R2 R इक्विवेलेंट का ज़रब, यहाँ पर ज़रब मैंने नहीं लिखा था, ये ज़रब हो गया, और उसके बाद ये तकसीम में R2 प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। अब इसको मैं इधर भेज देता हूँ इसके ज़रब में, ये इक्वेशन आ गई कि R1 प्लस ये जैसा का वैसा रह गया और ये तकसीम का इसके ज़रब में चले गया। अब यहाँ क्या हुआ, R1 से खौस में ज़रब, R इक्विवेलेंट से खौस में ज़रब, तो ये इक्वेशन आई। इक्वेशन के दोनों तरफ एक जैसी मिकदार होने से वो, और ये पूरा अमल जमा का होने से, अब ये जो है ना ये प्लस हो तो ये माइनस इधर आया तो माइनस हो, इक्वल टू 0 होता है, मतलब उसको कैंसिल कर दिया गया, बचा हुआ जो कुछ है वो ये रहेगा। यानी R इक्विवेलेंट यहीं पर रहने दो। यहाँ थोड़ा सा अक्सर बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, मसावी की इधर उधर जाते वक्त में वो मनफी और मुस्बत को समझ नहीं पाते। देखिए यहाँ रहने दीजिए R इक्विवेलेंट और इन सबको उधर ला लीजिए, तो हुआ क्या, इधर बच गया 0 और उधर चले गए तो जो भी जाएगा प्लस का माइनस होकर जाएगा। लिहाजा R इक्विवेलेंट इधर से आया माइनस हो गया, माइनस R1 R इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद ये जो R1 R2 है वो भी उधर गया तो माइनस R1 R2, और जो इधर बचा वो 0। मैंने लिखते वक्त खाली उल्टा लिखा, यानी उधर के बजाय इधर के बजाय 0 मैंने उधर लिख दिया, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं दो दर्जी मसावत से। दो दर्जी मसावत क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने उसके लिए ख़ास तौर पे यहाँ रेड कलर से उसका कंपैरिजन किया है कि R इक्विवेलेंट को मैंने x माना क्योंकि वो दो दर्जे में यहाँ मुरब्बा है जिसका, वो ये हो गया R इक्विवेलेंट इन्हें x²। R इक्विवेलेंट के साथ में कुछ नहीं, मतलब एक ज़रब में है, यानी a कितना हो गया 1। इसी तरह यहाँ पर R इक्विवेलेंट के ज़रब में जो होगा, जैसे यहाँ x के ज़रब में जो है वो b होगा, तो इसमें चूंकि ये मसावत में प्लस b आता है तो मैंने प्लस लिखकर खौस में माइनस R1 इसलिए लिखा कि b की वैल्यू R1 नहीं है, b की वैल्यू माइनस R1 है। उसके बाद x प्लस c, फिर यहाँ पर प्लस होना चाहिए था इसलिए प्लस, और खौस में चूंकि यहाँ पर माइनस R1 R2 है तो वो बाकी रखने के लिए मैंने उसको खौस में लिखा, ये बताने के लिए कि c की वैल्यू माइनस R1 R2 है ना कि R1 R2। अब तो इसके जो रूट्स आते हैं, इसके जो जुज़ आते हैं, इसके जो अज्जा आते हैं वो 2 आते हैं, इसलिए प्लस और माइनस लिखे जाते हैं। लेकिन मज़ाहमत चूँकि निगेटिव नहीं होती, उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब हम ये उसके रूट्स होते हैं, x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, तो वो 2 वैल्यूज़ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ये है उसका हल। जिनका मैथमेटिक्स नहीं है वो लोग रास्ते इस इक्वेशन को याद रखें कि ये ऐसे रूट्स होता है। यह सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको वहाँ पर बताया है। अब उसका कंपैरिजन यहाँ पर जब करते हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी माइनस b, यानी कि माइनस इंटू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट R1², वो R1² के बाद माइनस 4ac है, माइनस 4a, और c की वैल्यू माइनस R1 R2 है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। लेकिन R की जो इक्विवेलेंट की मुस्बती कीमत आती है इसलिए यहाँ का माइनस अवॉइड किया गया और हमको मिला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू b प्लस अंडर रूट R1² प्लस 4R1 R2/2। अब ये है उसकी जनरल इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। जब भी इनफाइनाइट लैडर हो तो आपको उसके लिए ये इक्वेशन याद रखनी है। एग्जाम में कुछ भी कीमत बदल सकती है, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है कि 1 ओहम की मज़ाहमत इस तरह से है और इसको 2 ओहम की मज़ाहमत इस तरह जोड़ी गई, समझ रहे ना। और ये जो है ये ऐसे इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट इनफाइनाइटली चल रहा है। ये 1 ओहम है, ये 2 ओहम है,
ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। और आपको इन दो सिरों के बीच का, ये ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है। रख दीजिए इसमें कीमत, क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जिसको हम यहां आर ए बी भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू बी। समझ रहे हो? अब यहां पर देखिए मेरी थोड़ी सी गलती हो गई है, मुझे यहां पर लिखना चाहिए था माइनस ऑफ माइनस बी का मतलब कौन है? सॉरी, R1। तो ये हुआ R1 और ये भी हुआ R1, ठीक है। चलिए, तो आर ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R1 कितना है? R1 कितना है? 1 ओम। ये R1 है और ये R2 है। 1 प्लस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 1 into 2 divided by 2 is equal to 1 plus under root 1 plus 4 into 2 8 divided by 2 is equal to 1 plus under root 9 upon 2 is equal to 1 plus under root 9 is 3 upon 2 is equal to 4 upon 2 is equal to 2 ohm. Answer is RAB is equal to, आपको इजी वैल्यूज दिए गए इसलिए ये आप ज़बानी भी कर सकते हैं। और आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सूरत में दिया गया है और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से एक ऑप्शन 2 ओम है जो करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आया हो।